नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीपीएससी का मेंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका सामान्य दिन। और ये आपका केबीसी नैनो किताब है और इसमें आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया और जो भी इसका आंसर लिखा गया उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 68 बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है, या उसका मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए आपका। ठीक है, तो आज हमारा जीएस का पेपर 1 होगा और जीएस का पेपर 1 का सेक्शन 2 होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है 60 से 65वीं बीपीएससी जो कि एग्जाम आपका जो 18 में हुआ था, उसी का यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए। आपके विचारों में किस हद तक यह योजना सफल अथवा असफल रही? बिहार सरकार की शराब प्रतिबंध नीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन 11 होगा। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ठीक है, और देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर नीचे लिखा है। तो विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए। आपके विचारों में किस हद तक यह योजना असफल अथवा असफल रही? बिहार सरकार की शराब प्रतिबंध नीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, ये आपका 60वां से 62वां बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सरकार द्वारा किसी भी मूल्य विशेष तो सरकार द्वारा किसी भी मूल्य विशेष की किसी सीरीज या तो सरकार द्वारा किसी भी मूल्य विशेष की किसी सीरीज को या फिर मुद्रा की उस इकाई को ही अमान्य घोषित कर चलन से बाहर कर देना ही अर्थशास्त्र की भाषा में विमुद्रीकरण कहलाता है। अब भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका है। ठीक है, तो सरकार द्वारा किसी भी मूल्य विशेष की किसी सीरीज को या फिर मुद्रा की उस इकाई को ही अमान्य घोषित कर चलन से बाहर कर देना ही अर्थशास्त्र की भाषा में विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। तो सबसे पहले 1946 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर 126A द्वारा किया गया था। दूसरी बार 1978 में हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट एक्ट 1978 पास करके जो आपका विमुद्रीकरण किया गया था। और तीसरी बार 2016 में रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26A से प्राप्त शक्तियों के आधार पर इसे किया गया था आपका डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण। ठीक है, तो पहले दो बार किए गए विमुद्रीकरण के मूल उद्देश्य केवल कुछ नोटों को चलन से बाहर करना ही था, परंतु वर्तमान में वह विमुद्रीकरण का उद्देश्य बहुत व्यापक था। एक ओर जहाँ इसका उद्देश्य नकली नोटों व काले धन पर प्रहार करना था, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाना, आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना, नक्सलवाद पर रोक लगाना, नगद या कैश आधारित भुगतान व्यवस्था को कम करना आदि भी था। ठीक है, तो पहले 2 बार किए गए विमुद्रीकरण के मूल उद्देश्य केवल कुछ नोटों को चलन से बाहर करना ही था, परंतु वर्तमान में हुए विमुद्रीकरण डी मोनेटाइजेशन का उद्देश्य बहुत व्यापक था। एक ओर जहां इसका उद्देश्य नकली नोटों व काले धन पर प्रहार करना था, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष कर के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाना, आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना और नक्सलवाद पर रोक लगाना, नगद या कैश आधारित भुगतान व्यवस्था को कम करना आदि भी था। विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव, तो आपका जो डीमोनेटाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? तो अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण तो अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का इजाफा हुआ, प्रत्यक्ष कर संग्राम में वृद्धि हुई, डायरेक्ट टैक्स में आपका इंक्रीजमेंट हुआ, नकली मुद्राओं का चलन से बाहर होना, आतंकी फंडिंग पर कुछ समय तक रोक लगाया गया और संग्रहित मुद्रा का अर्थव्यवस्था में प्रचलन में आना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख में वृद्धि करना। ठीक है, विमुद्रीकरण का नकारात्मक प्रभाव, तो विमुद्रीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो आरबीआई के नोटबंदी संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि नोटों का 99.8% हिसाब बैंकों में वापस आ गया और इससे पता चलता है कि काले धन के खात्मे से संबंधित उद्देश्य नहीं के बराबर पूरा हुआ। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती, जीडीपी में कमी आना, रोजगार में भारी गिरावट आना, स्थानीय स्तर के उद्योगों में तालाबंदी करना, बैंकों में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होना और किसान की माली हालत खराब होना। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट थे। ठीक है, तो आरबीआई के नोटबंदी संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि नोटों का 99.8% हिस्सा बैंकों में वापस आ गया और इससे पता चलता है कि काले धन के खात्मे से
संबंधित उद्देश्य नहीं के बराबर पूरा हुआ। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में सुस्ती, जीडीपी में कमी आना, रोजगार में भारी गिरावट आना, स्थानीय स्तर के उद्योगों में तालाबंदी करना और बैंकों में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होना और किसान की माली हालत खराब होना, ये आपका जो डीमोनेटाइजेशन का निगेटिव इफेक्ट था। अब अगर नोटबंदी के प्रभावों का समग्र अध्ययन करें और आरबीआई के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट है कि अल्पकालिक अवधि में इस प्रयास ने अर्थव्यवस्था को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा। इसके मूल उद्देश्य भी काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए। पूरे सिस्टम में ब्रेक लग गया। कुछ समय तक तो आतंकी तथा नक्सलवाद पर रोक लगा तथा नकली नोट भी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए थे, लेकिन शीघ्र ही इन पर लगी नकल ढीली होती गई। 2000 रुपये की नोट, तो 2000 रुपये के नोट सिर्फ कालाबाजारी का अड्डा बन गया। या यहाँ यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि समस्या नोटबंदी के उद्देश्यों से नहीं, उद्देश्य अपने आप में बहुत अच्छा और आवश्यक भी है, किंतु इनके क्रियान्वयन के स्तर पर खामियां उजागर हुई है। नोटबंदी से काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में सहायता मिली है तथा प्रत्यक्ष कर संग्रह में कुछ वृद्धि भी हुई है। इस प्रकार नोटबंदी के प्रभाव का स्वरूप मिला जुला रहा। जहाँ यह मूल उद्देश्यों के तौर पर ज़्यादा सफल नहीं, वहीं पर यह अन्य उद्देश्यों को पूरा करता दिखाई देता है। बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू हुई और इसकी मूल वजह प्रदेश में घरेलू हिंसा, असहजता, सड़क दुर्घटना आदि में कमी लाकर सामाजिकता को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार द्वारा की गई यह शराबबंदी इसके अवैध व्यापार के कारण पूर्णतः सफल होती नहीं दिखाई दे रही है और सीमावर्ती प्रदेशों से लगातार शराब माफियाओं द्वारा इसका व्यापार बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इस अवैध व्यापार पर काफ़ी हद तक नोटबंदी के बाद अंकुश लग गया था। नोटबंदी के बाद इन सीमाओं पर जांच कड़ी कर दी गई थी। साथ ही काला धन पर अंकुश लगाने के कारण इन शराब माफियाओं की कमर टूट गई थी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव की गति बहुत ही धीमी होने के कारण जनता में भी अन्य वस्तुओं की तुलना में इसकी मांग एकाएक घट गई और जनता केवल अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता ही पूरी कर पा रही थी। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ा, लेकिन इसकी तुलना में शराब नशे की मांग में बहुत कम इजाफा हुआ। इसका मुख्य कारण लोगों की लत में कमी आई थी, क्योंकि समय बीतने के साथ लोग शराब पीना गलत मानने लगे थे। बिहार सरकार की सख्ती से भी यह संभव हो सका, लेकिन अब नोटबंदी को वे काफ़ी समय हो गया और अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शराब माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय है, लेकिन अभी बिहार सरकार की सक्रियता से शराब की समग्र मांग में काफ़ी कमी है तथा शराब माफियाओं तथा शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्वेश्चन को करने का जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने के लिए, तो विमुद्रीकरण क्या और कब हुआ था, विमुद्रीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, विमुद्रीकरण के अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव पड़ा और बिहार में नोटबंदी से शराबबंदी पर असर क्या पड़ा, उसके बारे में यहाँ पर जो है याद करना होगा आपको। ठीक है, तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।